लेट्स स्पाइक पॉडकास्ट। लेट्स माई पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आजकल दोस्तों हम देख रहे हैं कि लगातार जो बारिश हो रही है और बारिश थोड़ी सी भी हो जाती है तो उसके बाद सड़कों पे इतनी भीड़ हो जाती है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, इतना पानी गड्ढों में भर जाता है कि आदमी के पास से थोड़ा सा भी रास्ता नहीं रहता निकलने के लिए। उसी क्रम में आज हम बात करने के लिए आपके साथ हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हैं कणी प्रताप जी, जो एनवायरनमेंट से जुड़े हुए इंजीनियर हैं, रिटायर्ड। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। दोस्तों, जैसे कि आज सभी जानते हैं बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में ख़ास तौर से शहरी क्षेत्र में कितनी समस्याएं हो जाती हैं। अगर हल्की सी भी बारिश हो जाती है तो थोड़ी सी बारिश जाम लग जाता है, थोड़ी सी बारिश पूरे शहर में हर जगह गली गली में पानी इकट्ठा हो जाता है। ये समस्याएं आज से नहीं है, कई वर्षों से है। और इसमें जिम्मेदार कौन है? क्या हम हैं या प्रशासन है या कोई और है जो अपने लिए ये समस्या पैदा कर रहा है? यानी हमारे लिए जो समस्या पैदा कर रहा है, इसमें प्रशासन और स्वयं पब्लिक दोनों में से कौन जिम्मेदार है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। सर, जैसा कि आपने बताया पर्यावरण से आप जुड़े रहे हैं, तो सबसे पहले बताइए कि आज जो समस्या हो रही है, पानी की जो बढ़ती समस्या है, हालांकि इतना पानी नहीं होता है, थोड़ी सी बारिश हो जाए शहरों के अंदर इतनी भीड़ हो जाती है, पानी इकट्ठा हो जाता है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? जी महेश जी, धन्यवाद आपको। एक्चुअल में जयपुर से पर केंद्रित बात मैं करना चाहूँगा, क्योंकि जयपुर का मैं रहने वाला भी हूँ और लंबे समय से जयपुर में रह रहा भी हूँ। इसके लिए दो पक्ष हैं। एक सरकार जिसको काम करना होता है, जिसको कंस्ट्रक्शन करना होता है, ड्रेनेज सिस्टम डेवलप करना होता है, और दूसरी जनता कि ड्रेनेज सिस्टम में जो सरकार द्वारा नियम प्रतिस्थापित किए जाते हैं या सरकार द्वारा नागरिकों को जो डायरेक्शंस या बाकी चीज़ें कही जाती हैं कि साहब आपको ये ध्यान रखना है, ये ऐसा नहीं, गाइडलाइंस दी जाती हैं, उनका पालन करें। तो मेरे ख्याल से दोनों ही पक्ष इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन मैं इसके लिए सरकार को अधिक जिम्मेदार मानूंगा। जयपुर के विषय में मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जयपुर, हम भाग्यशाली हैं कि जयपुर ऐसी जगह पर बसा हुआ है जहाँ पर सिर्फ पहाड़ी क्षेत्र को छोड़ दो आप, तो बाकी क्षेत्र में करीब 200 फीट की एक रेत की लेयर है, और ये लेयर इतनी सक्षम है कि तेज़ से तेज़ बारिश हो तो भी ये उसको सोख जाए। लेकिन उसमें प्रोवाइडेड ये है कि उसका प्रॉपर स्थिरीकरण हो। स्थिरीकरण मतलब उसको स्थिर किया जाए पेड़ लगा करके या एनीकट बना करके या दीवारें बना करके। तो एक तो ये नहीं किया जा रहा है। दूसरा, जो ड्रेनेज सिस्टम डेवलप किया है सरकार ने, उसमें भी बहुत सारी खामियां हैं। पहली चीज़, डिज़ाइन पीरियड। तो जो डिज़ाइन की जाती है वो करीब 100 साल की रिपीटेशन पे की जाती है कि फ्रीक्वेंसी 100 साल में कितनी है, उस पे की जाती है। तो वो भी प्रॉपर रूप से की जाती नहीं होगी। दूसरा, डिज़ाइन में फ़्लो लिया जाता है, तो उसमें डिज़ाइन में ये माना जाता है कि इस नाले में इतने क्षेत्र का फ़्लो आएगा। तो इस तरह से डिज़ाइन करके और फिर वो आगे काम बढ़ाया जाता है। कंस्ट्रक्शन इसी तरह से उसी के आधार पर कंस्ट्रक्शन किया जाता है। उसी के आधार पर। तो ये तो कंस्ट्रक्शन की बात हुई और हमारी और सरकार की जिम्मेदारी की बात हुई। अब हम आरंभ करते हैं, शुरू से बात करते हैं कि सर ये ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है? ये ड्रेनेज सिस्टम
में 3 शब्द मुख्य रूप से काम आते हैं। पहला है ड्रेनेज। ड्रेनेज मतलब प्राकृतिक या कृत्रिम। तो प्राकृतिक तो ड्रेनेज हम जानते हैं, नदियां हैं, वो प्राकृतिक ड्रेनेज सिस्टम है। और कृत्रिम वो ड्रेनेज सिस्टम है जो जहाँ मानव निवास करता है वहाँ वो ये चाहता है कि यहाँ पानी नहीं भरे, तो उसके लिए वो क्या करता है कि नालियाँ, पाइप डालना या छोटी मोटी पॉन्ड वगैरह वो बना करके वो अपना बचाव करता है बाढ़ से। तो एक तो हो गया ड्रेनेज। अब दूसरा होता है ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम 2 तरह से होते हैं। अच्छा, ड्रेनेज के प्रकार। ड्रेनेज के प्रकार, तो ड्रेनेज सिस्टम 2 तरह से होते हैं। एक ड्रेनेज सिस्टम होता है बरसाती पानी का। उसमें क्या है कि फ्रीक्वेंसी हाई होती है। तो अगर 100 साल की फ्रीक्वेंसी को लेके चलते हैं तो उसमें बहुत बड़े बड़े पाइप डाले जाते हैं और बरसात के हिसाब से रन ऑफ कैलकुलेट करके उसको डिज़ाइन करके किया जाता है। दूसरा होता है आपका सीवरेज सिस्टम। ये भी पार्ट ऑफ ड्रेनेज सिस्टम है। और ये ड्रेनेज सिस्टम और सीवरेज सिस्टम कानूनन रूप से अलग अलग होने चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम में कभी भी सीवरेज सिस्टम मिक्स नहीं होना चाहिए। हाँ, उसमें समस्या आती है। उसमें फिर बीमारियां पनप सकती हैं। और फिर वो ड्रेनेज जहाँ जिस पॉन्ड में या जिस स्टोरेज में जाके गिरेगा वहाँ पर भी वो बदबू करेगा, वहाँ पर भी वो गंदगी करेगा। वहाँ गंदगी वो नहीं हो, इसके लिए इन दोनों को अलग अलग मतलब दोनों ही व्यवस्था बिल्कुल सही होनी चाहिए। दोनों ही व्यवस्था दोनों ही कारगर होंगी अपनी जगह पे, तभी कामयाब होगी ये सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये तो ड्रेनेज सिस्टम हो गया। अब तीसरा होता है कि ड्रेनेज बेसिन। बेसिन मतलब एक बाउंड्री होती है कि जैसे एक बाउंड्री बनाई आपने कि इस एरिया का पानी यहाँ हो करके निकलेगा। तो बेसिन जैसे जयपुर में मैं आपको बताता हूँ, चांदपोल से लेकर के सूरजपोल वाला रास्ता है, उससे जो उत्तरी भाग है वो एक अलग बेसिन है, वो ड्रेनेज बेसिन है। उसका पानी पूरा बह करके और जल महलों में जाता है। एक मतलब बनी बनाई वो एक प्लानिंग है ये। हाँ, प्लानिंग क्या, वो प्रकृति ने बना दिया, नेचुरल है। नेचुरल है। वो नेचुरल स्लोप्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही बस्ती बसी, उसके अकॉर्डिंग ही रोड बने हैं। तो ये सारा बह के जल महलों में जाता है और वो एक स्टोरेज है जल महल। अच्छा, वो इधर का। अब आपका आता है दक्षिण का। तो दक्षिण का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरा बेसिन जो है वो जाता है आपका द्रव्यवती नदी में। और द्रव्यवती नदी बहुत लंबी नदी है जो आपके नारगढ़ से पहाड़ों से होकर निकल के और लास्ट में जा कर के। तो ये 3 चीज़ें हो गई, ड्रेनेज सिस्टम और ड्रेनेज बेसिन। ये तीनों क्या है कि डिजाइन में इन तीनों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यानी तीनों में ही अपने आप में कोऑर्डिनेशन होगा तभी ड्रेनेज की समस्या खत्म होगी, नहीं तो नहीं होगी। हाँ। अच्छा, ड्रेनेज की अपने थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, क्योंकि आप तो पर्यावरणविद रहे हैं, इसमें पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, तो इसकी ऐतिहासिक हम थोड़ा पीछे चलते हैं पृष्ठभूमि में, क्योंकि आज की स्थिति हमारी पब्लिक को भी पता होनी चाहिए कि आज हम किस चीज़ से जूझ रहे हैं। क्या ये स्थिति आज बनी है या पहले से ही चली आ रही है? हाँ, अब मानव सभ्यता जब से सिंधु घाटी की सभ्यता, वहाँ भी मानव सभ्यता जब से ड्रेनेज सिस्टम बड़ा अच्छा था उस से। हाँ, उस समय भी ये था कि जो स्नानागार थे, स्नानागार का पानी अलग जगह जाता था और जो टॉयलेट्स थे, टॉयलेटरी वगैरह, उनका पानी अलग जगह जाता था। इसका मतलब ये है कि उन लोगों का भी आज से 5000-7000 साल पहले भी उन लोगों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट था। और इसके अलावा फिर ये तो हो गया सीवरेज सिस्टम वाला। इसके अलावा उन्होंने बड़ी बड़ी नालियाँ और नहरें बना रखी थी जिनमें से होकर के बरसात का पानी बह के जाता था और फिर वो उन्होंने उस आगे तालाब वगैरह या जो भी इस तरह का स्टोरेज बना रखा था, वहाँ का पानी फिर वो पूरे वर्ष भर काम में लेते थे। अपन आज भी अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं
तो सभी गांवों में आपको एक तालाब ज़रूर, तालाब टाके बने होते हैं, तालाब मिलेगा। जैसे ये बड़ी बड़ी बावड़ियाँ बनी हुई बावड़ी हैं, जोहड़ है, ये सब ये ड्रेनेज का पार्ट था। सब में एक विशेष क्षेत्र विशेष का पानी आता था। और उस समय क्या था कि लोग, यद्यपि उस समय टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, आबादी का घनत्व भी कम था, लेकिन फिर भी लोग ऐसी जगह पर जागरूक थे कि ऐसी जगह पे टॉयलेट नहीं जाते थे कि जहाँ का पानी बहकर उसमें पब्लिक को परेशान करे या उससे जो इकट्ठा पानी है उसको दूषित करे। हाँ, इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा रोमन सभ्यता में भी मेसोपोटामिया की सभ्यता भी इस प्रकार की वो मिली है। उसके बाद में 18वीं सदी में जब शहरीकरण बहुत तेजी से हुआ, जी, जैसे औद्योगिकरण जितना बढ़ा, तो फिर लोग एक तरह से शहरों में आने लग गए, शहरों में फैसिलिटीज़ भी बढ़ गई। तो अब शहरों में अगर आबादी बढ़ गई तो फिर ये जरूरी हो गया कि आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या है कि अब आप यूँ लेट्रिन जाओ, कहीं भी जाओ तो फिर वो बदबू करेगा। तो फिर उन्होंने इसके लिए एक सिस्टम डेवलप किया कि टॉयलेट्स बनाए। तो शुरुआती टॉयलेट्स जो थे वैसे ही थे, जिनको सफाई करके स्वीपर ले जाता था, इकट्ठा करके एक जगह कहीं डाल देता था। उसके बाद में धीरे धीरे ये वाटर क्लोजेट बनने लगे, और 19वीं सदी आते आते ये काफ़ी कुछ डेवलप हो गया। 20वीं सदी में हमने देखा कि बहुत कुछ सिस्टमाइज होने लग गया। भारत में ग्रामीण क्षेत्र, क्योंकि कृषि प्रधान देश था, तो शहरीकरण बड़ा लेट शुरू हुआ, और जो नागरिक बोध है वो हमारे यहाँ शिक्षा के साथ जिसको सबसे ज़्यादा सिखाना चाहिए था वो नहीं सिखाया गया। और यही कारण है कि आज शहरों में लोगों में नागरिक बोध नहीं है। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो पढ़ा देते हो, लेकिन नागरिक बोध उससे ज़्यादा। मैं बीच में टोकूंगा, ये नागरिक बोध जैसे आपने बोला है, तो ये सर होता क्या है? हमारी पब्लिक को भी पता होना चाहिए कि नागरिक बोध यानी पब्लिक के अंतर्गत किस प्रकार की जानकारी होनी चाहिए। नागरिक बोध से तात्पर्य ये है कि हमारे सरकार के प्रति, सरकार के साथ जो हमारे संबंध हैं वो दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक हमारा अधिकार और दूसरा हमारा कर्तव्य, राइट एंड ड्यूटी। हाँ, राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो हम राइट्स के प्रति भी उतने ही जागरूक होने चाहिए, उतने ही अवेयर होने चाहिए जितने अपनी ड्यूटीज़ के प्रति। बिल्कुल सही। लेकिन आज जो शिक्षा में है या जो वातावरण बना हुआ है उसमें लोग अपने राइट्स के प्रति तो बहुत तैयार रहते हैं कि ये मेरा राइट है, वो मेरा, लेकिन ड्यूटीज़ के प्रति वो नहीं है, इतने जागरूक नहीं है, और ड्यूटीज़ को बड़ी लाइटली लेते हैं। मेन बात ये है, सही है, ड्यूटीज इसी को नागरिक बोध कह सकते हैं। मतलब कि पब्लिक अवेयरनेस यानी पब्लिक में जागृति होनी चाहिए कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमारी ड्यूटीज़ क्या है। ये नहीं है कि हर चीज़ के लिए या एक ही चीज़ के लिए, बल्कि ये होना चाहिए कि हर चीज़ के लिए। जैसे हम निकलते हैं तो हमें ट्रैफिक का भी ध्यान रखना है, हम पानी अगर टोटी चला रहे हैं तो हमें ये भी देखना है कि पानी ज़्यादा नहीं निकले, और हम अगर पानी का इस्तेमाल करें तो ये भी नहीं है कि ज़्यादा पानी का हम इस्तेमाल करके क्या है कि ज़्यादा उसको वेस्टेज कर रहे हैं। तो और दूसरा क्या है कि हमारे सरकार को भी क्या इस चीज़ का बोध होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आती है। अगर सड़कों पे इस तरह से जाम लगते हैं या इस तरह से पानी भराव होता है, इससे पब्लिक परेशान होती है। तो सबसे बड़ी बात तो यही आती है कि सरकार कहाँ तक जिम्मेदार है इसके लिए। हाँ, सरकार भी इक्वली रेस्पॉन्सिबल मानी जाएगी, क्योंकि सरकार का जो मशीनरी है वो खुद अपने आप में एग्जाम्पल कोट करे। तो हम देखते हैं कि सरकारी कार्यालयों में ही जो सरकार के जो नियम है उनकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं, प्लस गलत काम करना अपनी शान समझते हैं, कानून तोड़ना अपनी शान समझते हैं, जो गलत चीज़ है। तो सरकार, दूसरी चीज़ ये है कि सरकार नियम लाते लाते इतनी देर कर देती है कि उस नियम का उस समय तक रिलेवेंस ही ख़त्म हो जाता है। प्लस उसका जो नियम लाया जाए उसका इम्प्लीमेंटेशन में
जो ईमानदारी चाहिए वो सरकार में ईमानदारी नहीं है। जैसे प्लास्टिक की थैलियों का प्रोडक्शन है, बैन है, लेकिन आप देखेंगे कि हर तड़ले ठेले वाले के पास, हर मिठाई की तड़ले दुकान से वाले मिठाई के पास, हर परचूनी के वाले के पास आपको मिलेगी। और ये जो थैलियाँ प्लस प्लास्टिक के गिलास जो 100% बैन है, लेकिन आज भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा जैसे थालियाँ हैं, या लोग जो पानी की बोतल, पानी पी के बोतल फेंक देते हैं, ये सब चीज़ें जब बरसात आती है तो ये सब चीज़ें बह कर के और आपका नाली को चौक करती हैं, और ये प्लास्टिक डिग्रेड होता नहीं है, तो ये इसकी सफाई या ब्लॉकेज हो जाती हैं। तो सरकार को एक तो क्या है कि सफाई करनी चाहिए समय पर। हर बारिश से पहले सरकार की ये दायित्व बनता है। अब होता क्या है कि जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है वो बता रहा हूँ कि आपको पता है कि जून के अंतिम सप्ताह से बरसात शुरू होगी ही होगी। बिल्कुल। हो सकता है थोड़ी पहले भी शुरू हो जाए, लेकिन जून के अंतिम सप्ताह में तो होगी ही होगी। होता क्या है कि टेंडर लगते हैं हम अप्रैल में, और मई में वो फाइनल होते हैं, फिर वो उसमें करते करते साहब जून आ जाता है। जून में उसको कॉन्ट्रैक्टर को ऑर्डर दिया जाता है। अब वो जून में इधर मिट्टी निकालेगा, निकाल के वो ट्रांसपोर्ट तो करेगा नहीं, मिट्टी निकाल के बाहर रख देगा। 2-3 दिन बाद में बारिश आई तो वो मिट्टी वापस नाली में। मिट्टी, प्लास्टिक की थैलियाँ, बोतलें, वो जो जितना निकालता है वो वापस अंदर चल मतलब जहाँ थी वहीं चली जाएगी। जबकि होना ये चाहिए कि ये जो सफाई का काम है, नालियों की सफाई का काम है या पाइपों की सफाई का काम है, ये होना चाहिए अप्रैल माह में। ये सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं ये ना, तो उसमें से एक पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। इसके अलावा नहीं, बारिश का तो सर ऐसा है नहीं कि कई बार साइक्लोन होता है, कई बार मावट भी होती है। बारिश तो क्या है, पूरे साल भर किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं होती रहती है। तो क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उस डिपार्टमेंट को, जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है, उसको हमेशा सजग रहना चाहिए कि भाई मेरा ये कर्तव्य है कि किसी भी तरह से ड्रेनेज ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। नहीं हो। हाँ, ये सफाई वैसे तो साल में 2 बार करे तो ज़्यादा पड़ गया है जी, लेकिन फिर भी चलो सरकार ये कहती साहब हमारे पास बजट नहीं है, वो नहीं है, तो फिर तो भी अप्रैल में एक बार अच्छे से सफाई होनी चाहिए। फिर वो ईमानदारी से सफाई होनी चाहिए। अगर ऑनेस्टली अगर किसी भी नाले की, पाइप की, नालियों की प्रॉपरली सफाई हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं आए। ड्रेनेज सिस्टम कई डिज़ाइन में कहीं कहीं कमी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर कमी नहीं है। डिज़ाइन लगभग प्रॉपर सी ही है। ड्रेनेज सिस्टम अगर सही हो तो क्या इससे विकास होगा? बिल्कुल। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम अनिवार्य है जी। और इसको हम बहुत सारी जगहों पर देख सकते हैं। जैसे आपने सड़क बनाई, लेकिन आपने प्रॉपर सड़क का ड्रेनेज प्रॉपर नहीं रखा, तो क्या होगा कि वो सड़क में आपने करोड़ों रुपए लगाए और ड्रेनेज प्रॉपर नहीं बनाया, तो बरसात आई और ये आपको पता ही होगा कि जो डामर की सड़क होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, मतलब पानी से बहुत जल्दी डैमेज होती है। पानी मतलब क्या है कि डामर पानी का दुश्मन है। तो वो आप देख लो कुछ टाइम में ही वो सड़क पूरी तरह डैमेज हो जाएगी। ये तो होता ही है कि डामर और पानी में बहुत जैसे ये टच में आया डामर और पानी उसको ख़त्म कर देगा। दूसरा कैजुअलिटीज भी होती हैं। जैसे प्रॉपर आपने ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं किया हुआ है तो क्या होगा कि कई बार जो मैन होल्स हैं उनमें से पानी निकल जाता है, मैन होल के ढक्कन उतर जाते हैं। ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा कि बरसात में कार पूरी की पूरी अंदर चली, एक्सीडेंट्स भी होते हैं। हाँ, कार पूरी पानी भरा हुआ है, चली गई, जाके गड्ढे में गिर जाएगी। कोई भी बाइक भी गिर सकती है, गाड़ी भी गिर सकती है, 4 व्हीलर, या चलते चलते इंसान भी गिर जाते हैं। कई बार ऐसे भी एग्जाम्पल सामने आए, कई बार अखबारों में पढ़ते हैं कि चैम्बर खुला हुआ है और पानी भरा हुआ है, तो और कई बार उस दिखाई नहीं दे रहा और वो सीधा का सीधा चैम्बर चला जाता है। कई बार डेथ भी हो जाती है, पता नहीं चलता बहके। तो ये तो बहुत ही मतलब दुखद वाली बात हो जाती है। ऐसे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी है जरूरी है कि ड्रेनेज सिस्टम। फिर क्या है कि जयपुर में
कम से कम 2 महीने बारिश होती है, तो 2 महीने का जो समय है उसमें ट्रैफिक जाम से आप सोचिए कि कितना पेट्रोलियम का वेस्टेज होता है। जिस रास्ते में आपको मात्र 15 मिनट लगने चाहिए उसमें आपको 1.5 2 3 हाँ, घंटे तक बिल्कुल। लगते हैं। थोड़े से लोग गाड़ी बंद नहीं करते हैं, गाड़ियां खिसकती रहती हैं, कितना पेट्रोलियम। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या ये चीज बैरियर्स हैं, क्या ये चीजें प्रशासन के माइंड में नहीं आती है? प्रशासन के माइंड में आनी चाहिए और प्रशासन को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। लेकिन मैं भी प्रशासन से यही दरख्वास्त करता हूँ कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ड्यूटी निभाए, क्योंकि देश का अगर विकास चाहते हैं, सतत विकास चाहिए हमें, तो ड्रेनेज सिस्टम में बहुत ही लचीलापन होना चाहिए कि कितना पानी आ जाए, कितने पानी के अनुसार उसको छोड़ना है, कितना ही आ जाए वो बिल्कुल 10 मिनट या 15 मिनट में। जैसे बारिश हो ज़्यादा तेज़ है तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि राहगीरों पे कोई परेशानी ना हो किसी तरह से। हाँ, मेरे एक आप मित्र तो जुड़े हुए हैं ऑन द लाइटर मोमेंट। जी। मेरे एक मित्र हैं, वो कई बार कहते रहते हैं कि जयपुर में बरसात का पानी रुकता है। जी, रुकता है मतलब सड़कों पे बारिश इन पे होने के इकट्ठा होता पश्चात है, पानी इकट्ठा हो जाता है। लेकिन जो सरकार का बजट है वो एक सतत प्रक्रिया है, वो निरंतर बहता रहता है, 12 महीने बहता रहता है। ड्रेनेज बहता नहीं है, लेकिन वो ड्रेनेज रुक जाएगा, लेकिन लेकिन जो बजट है बजट है वो कभी नहीं रुकता, वो फ्लो हमेशा उसका फ्लो 12 महीने चलता रहता है। तो ये तो अपने आप में देखा जाए एक शर्म की बात है कि पब्लिक के पैसे को पब्लिक किस तरह से इकट्ठा पैसा करती है। आम पब्लिक का जो टैक्स का जो पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा, इस तरह से जो भेड़िए लालची लोग हैं वो अपने फ़ायदे के लिए खा जाते हैं और पब्लिक की तनिक भी परवाह नहीं करते हैं। तो इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसमें फिर सुधार कैसे हो सर? सुधार दोनों लेवल पे होना जरूरी है। नागरिकों में तो नागरिक बोध हो, नहीं, नागरिक और चाहते हैं। सरकार में ट्रांसपेरेंसी और एक सर्टेन लेवल हाँ, की ऑनेस्टी हो। ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी, दोनों चीज़ें होना बहुत दोनों जरूरी है। जरूरी है। एक हम बात करते हैं कि पब्लिक को भी फ़ायदा होता है अच्छे ड्रेनेज। एक अच्छे ड्रेनेज क्या होता है? एक बहुत ही अच्छा जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में आप बताइए जरा। अच्छे ड्रेनेज सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें एक तो बरसात का पानी रुके नहीं, दूसरा जो सीवरेज और स्टॉर्म वाटर वो दोनों बिल्कुल अलग रहने चाहिए, दोनों मिक्स नहीं होने चाहिए। तो एक तो ये है कि दोनों सिस्टम अलग अलग हों। दूसरा ये है कि मिनिमम टाइम में आपका जो पानी आपके जैसे घर से जो पानी, बरसात का पानी घर से निकला है, वो आकर के और जो मेन ड्रेनेज सिस्टम है उसमें चला जाए और फिर वो किसी के लिए बाधा नहीं बने। मेन बात ये है कि जो पानी आपका अगर सड़क पे बह रहा है तो आपके लिए बाधा है, लेकिन अगर वो किसी नाली में बह के जा रहा है तो वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड वो नाली प्रॉपर बनी हुई है, वो प्रॉपर स्लोप से है। तो ऐसा होना चाहिए ड्रेनेज सिस्टम। और एक इस मामले में एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको कि बहुत साल पहले राजीव गांधी जी ने कहा था कि यहाँ केंद्र से 1 रुपया चलता है और आम आदमी तक 15 पैसे जाके पहुँचते हैं। तो ये तो एक, लेकिन इससे विपरीत ये तो है नेगेटिव पॉइंट, लेकिन इससे विपरीत पॉइंट बताता हूँ मैं आपको कि ड्रेनेज कौन सा बढ़िया हुआ कि जिसके अगर 100% अगर पानी बरसात आई और 15% ही जाकर के लक्ष्य पे पहुंचे, वो ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया होता है। तो उसके लिए क्या किया जाए, तो उसमें प्रॉपर ये उसी के बता रहा हूँ, उसी पे आगे चल रहा हूँ। जो बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम कौन सा है, इसमें क्या है कि बीच बीच में जैसे कच्ची जगह होनी चाहिए। हाँ, जयपुर में सबसे बड़ी जो आफत है, सबसे बड़ी समस्या है, जयपुर में क्या पूरे वर्ल्ड में ही देख सकते हैं? हाँ, पूरे हिंदुस्तान में देख सकते हैं। क्योंकि अपन जयपुर में रहते हैं तो जयपुर का उदाहरण दे रहे हैं। बाकी हाँ,
वर्ल्ड में तो अपन नहीं कह सकते, क्योंकि पश्चिमी देश इस मामले में बड़े जागरूक हैं, वो कच्ची जगह रखते हैं। अच्छा, आपको तो क्या हमें उनसे सीख नहीं लेनी चाहिए? नहीं, हम यही तो है, अपन उनकी सीख लेनी कोई चाहिए। अच्छी चीज है हाँ, तो उसको एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है? बिल्कुल, अपन को हमें उनकी नकल भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनकी अगर कोई अच्छी चीज़ है उसको फॉलो भी करना चाहिए। अब मैं आपको टाइल्स का बताता हूँ। जो जैसे टाइल लगाई जाती है, होना ये चाहिए कि टाइल के नीचे सिर्फ मिट्टी हो, और वो टाइल्स के बीच बीच में जो स्पेस होता है, या कोरुगेटेड टाइल्स होती हैं, जो कोरुगेटेड या आप यूँ पोरस टाइप की टाइल्स होती हैं, उनको बिछाया जा सकता है। कहीं आपको ये लगे कि साहब यहाँ कच्चा नहीं रहना चाहिए, तो पोरस टाइल्स हो सकती हैं। उनमें क्या है कि बरसात का पानी आएगा और टाइल्स के अंदर से होता हुआ नीचे चला जाएगा। लेकिन ये देखा गया है कि ठेकेदार टाइल के नीचे पहले सीमेंट कंक्रीट की एक लेयर कर देगा, क्योंकि उसको उसके पैसे मिल रहे हैं, वो लेयर कर देगा और उसके ऊपर टाइल लगा देगा। तो अब वो टाइल का जो पर्पज है, तो वो सोल ही नहीं हुआ, वो तो बेकार हो गया, कोई मतलब नहीं रहा। पानी जाएगा ही नहीं। हाँ, और जब पानी नहीं जाएगा तो जितना लंबा क्षेत्र होगा पानी उस इससे तो क्या है कि नुकसान नहीं सर। हाँ। और विशेष रूप से जयपुर के संदर्भ में मैं आपको बताऊं कि जयपुर शहर ऐसा है कि 200 फीट लेयर अगर रेत की लेयर है, तो यहाँ पर तो आपको बारिश का पानी वास्तव में ही 15% ही पहुँचे। तो ग्राउंड का वाटर भी तो इससे भी इफेक्ट होता होगा। ग्राउंड वाटर तो होता ही है साहब, बिल्कुल, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग तो इसी से होता है। अब आप देखिए जेडीए की दोहरी नीति, एक नागरिक को तो आप बाध्य कर रहे हो कि 400 गज के प्लॉट पे या 300 गज से ऊपर के प्लॉट पे आपको रिचार्जिंग स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। लेकिन क्या आपने जो सड़कें बना रखी है उनमें कच्ची जगह छोड़ रखी है? नहीं, क्या गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, बड़े बड़े ऑफिस हैं, हाँ, क्या वहाँ पे ये नियम लागू है? तो फॉर्मेलिटी के तौर पे तो उन्होंने कर रखे होंगे, क्योंकि नहीं, जनता इतनी जागरूक तो है कि उनको भी जाके पूछ सकती है। पूछना चाहिए। लेकिन वहाँ गवर्नमेंट ने रिचार्जिंग स्ट्रक्चर कर रखे होंगे, लेकिन वो फॉर्मल होंगे, ये तय है कि वो फॉर्मल होंगे। भाई मेन चीज ये है ना कि इसका मकसद क्या है। हाँ, मकसद पूरा होना चाहिए। ये नहीं है कि ये इसी के आदमी की जिम्मेदारी है कि ये इसको लक्ष्य को पूरा करे और दूसरे आदमी की जिम्मेदारी कम है वो लक्ष्य पूरा नहीं करे। ऐसी पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक जैसे पीएचईडी में ये बिशलपुर का पानी आने से पहले बहुत सारे ट्यूबवेल्स थे जी, जो अब अनयूज्ड पड़े हैं, तो इनको भी रिचार्जिंग स्ट्रक्चर के रूप में काम में लिया जा सकता है, अगर इनको लोकेट किया जाए और इनको प्रॉपरली कवर करके और इसका प्रॉपर डिजाइन करवा करके और इसको किया करेगा तो सरकार करेगी। ये काम तो सरकार को करना सरकार करे, लेकिन सरकार का जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा डिपार्टमेंट इसके लिए? एक्चुअल में इसमें क्या है कि पीएचईडी तो अपने डाटा दे कि ये हमारे ट्यूबवेल्स ऐसे हैं जो शैलो डेप्थ के हैं, इनमें अब पानी नहीं आ रहा है, दे आर नाउ ड्राई। और उसके बाद में जो नगर निगम, जेडीए, ये जो स्थानीय निकाय हैं, इनका काम है, या फिर जो वाटर डिस्चार्जिंग से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट हैं वो फिर इनको टेक ओवर कर रहे और फिर इनका रिचार्जिंग स्ट्रक्चर बनाए, तो इससे भी समस्या का काफ़ी कुछ हल हो सकता है। और वो जो अनयूज्ड चीज़ पड़ी है, बेकार पड़ी है, उसका यूज हो जाएगा। राजस्थान में फिलहाल ड्रेनेज सिस्टम की क्या स्थिति है? राजस्थान का ड्रेनेज सिस्टम कुछ जगह तो अच्छा है, लेकिन 2-4 शहर ऐसे हैं जैसे सीकर है, जयपुर है, नवलगढ़ है, ये शहर ऐसे हैं जो यद्यपि रेतीले इलाके पर बसे हुए हैं, लेकिन यहाँ का कुछ तो भौगोलिक स्थिति और कुछ यहाँ प्रॉपर प्लानिंग नहीं होने से यहाँ पर बाढ़ की स्थिति बनी रहती है, और उसमें कहीं न कहीं सरकार का फेलर भी माना जाएगा। अगर फ्लडिंग हो रही है, बाढ़ आ रही है, लोग उसमें वो तो पानी में डूब के साफ दिखाई दे रहा है, पानी साफ सड़क पे भरा हुआ है, 3-3 दिन तक पानी भरा हुआ है, भीड़ लग रही है, ट्रैफिक जाम हो रही है,
व्यवस्थाएं हो रही हैं, तो ये तो क्लियर अपने आप में फेल्योर ही नज़र है। ये फेल्योर का ही तो सिम्टम्स है, ये लक्षण क्या दिखाई दे रहे हैं ये। भाई आप पानी भरा हुआ है तो ये एकदम अपने आप में प्रश्नवाचक चिन्ह है। हाँ, इसमें सरकार का तो है ही है, लेकिन कहीं न कहीं आम नागरिक जिसमें नागरिक बोध नहीं है, वो भी कई बार क्या होता है कि ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर्ली डिजाइन किया हुआ है। ये एक अवेयरनेस होनी चाहिए, ये नहीं होने कि हमने टैक्स भर दिया दैट्स इनफ, ऐसा नहीं होना हाँ, चाहिए। सरकार पर वॉच डॉग के तरह काम करना चाहिए। सरकार पे भी ये नहीं है कि भाई मैंने पैसा अपना टैक्स दे दिया है तो अब ये सरकार की जिम्मेदारी है, नहीं, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि दोनों, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। अगर हम दोनों साथ मिलकर के, सरकार और आम पब्लिक साथ मिलकर के किसी समस्या का निदान करेंगे तो डेफिनेटली वो समस्या उत्पन्न नहीं होगी। बिल्कुल। तो अब लॉबी किए हुए हैं, एलएलबी बताया जैसे आपने, जी हाँ। तो सर इसमें कानून क्या कहता है? जो अपनी अभी तक हमने बात की है कि भाई जाम लगते हैं, भारी बारिश के कारण जो भूमि जल का स्टोरेज नहीं हो रहा है, दूसरा पब्लिक को भी नुकसान पहुंचता है, और बहुत सारी बातें आई हमने बात की, लेकिन इन सभी चीज़ों को लेकर के लॉ क्या कहता है, कानून क्या कहता लो ये कहता है कि कोई भी स्टेट पब्लिक वेलफेयर स्टेट होता है। है? जी जी। विशेष रूप से भारत में जहाँ लोकतंत्र है, वहाँ सरकार की प्राइम जिम्मेदारी है कि लोगों को एक अच्छा जीवन देने के लिए, जो भी अच्छा जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यक हो वो सुविधाएं वो प्रोवाइड करे। तो ये अब उन सुविधाओं में आपका ड्रेनेज सिस्टम भी एक सुविधा के रूप में ही है कि मैं जा रहा हूँ, रास्ते में अगर पानी भरा हुआ है, मेरी गलती नहीं है, गलती किसी की भी हो, लेकिन मुझे असुविधा हो रही है, तो ये उस वो जो पब्लिक वेलफेयर स्टेट है उसमें ये एक बाधा हो गई। तो कानून के हिसाब से सरकार को पब्लिक वेलफेयर में ही पब्लिक वेलफेयर करना चाहिए और उसके लिए जो भी उपाय हो आवश्यक वो करने चाहिए। तथा अगर आप सरकार को कहीं लगता है कि कुछ लोग कानून को तोड़ते हैं या कानून का पालन प्रॉपरली नहीं करते हैं तो दंडात्मक प्रक्रिया अपनानी चाहिए। लेकिन दंडात्मक प्रक्रिया अपनाते समय ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि बायस्ड नहीं हो। दंडात्मक प्रक्रिया अगर बायस्ड हुई ये कि सेलेक्टिव हो गई तो फिर वो फेलर है। ये बात है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बायस्ड होने के कारण ही ये सिस्टम चल रहा है? हाँ, कहीं कहीं लगता है बायस्ड तो लगता ही है। मतलब भाई वी आर नॉट टेकिंग एक्शन, जब हम कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं और जिसकी जिम्मेदारी है वो अपने आप आराम से कुर्सी पर बैठ के मज़े कर रहा है, पब्लिक का तरफ कोई ध्यान नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं? यही कहेंगे कि भाई सरकार जो है फेल्योर है और जो प्रशासन है वो आंख बंद कर। तो ऐसे मामले में क्या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो हमारी जुडिशरी है उसको कई बार सेल्फ कॉग्निजेंस ले लेती हैं? बिल्कुल, तो क्या उनके, बहुत बार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है मुझे लग रहा है धीरे धीरे आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करना होगा। करना। जैसे अभी पिछले दिनों में एक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो दिया है कि जैसे सड़कों के ऊपर गाड़ियां खड़ी कर देते हैं हाँ, पार्किंग में जग, तो उन्होंने सरकार को कहा है, जो जितने भी लोकल बॉडीज़ हैं उनको भी ऑर्डर दिया है कि ये चीज़ क्या है, गलत है, इस चीज़ को पब्लिक प्लेस के ऊपर आप इस तरह से भीड़ तंत्र इकट्ठा न करें। तो ये उन्होंने किया है। तो क्या आगे इन ड्रेनेज सिस्टम में भी आपको लगता है कि आने वाले समय में सरकार इस चीज़ के ऊपर कदम नहीं उठाती है तो क्या न्यायपालिका को आगे आना होगा? हाँ, आगे आना ही, डेमोक्रेसी है। हाँ, आना ही पड़ेगा, क्योंकि जुडिशरी के लोग भी हमारे समाज का हिस्सा हैं। दूसरा, वो भी इससे दो चार तो होते ही होंगे, वो भी बरसात के समय कहीं से आ रहे होंगे, ऑफिस से घर जा रहे होंगे या कहीं से कहीं जा रहे होंगे, उनको वो भी लोग देखते तो होंगे ही कि ये समस्या तो बहुत बड़ी है। इस समस्या से देश को, राज्य को, शहर को बहुत नुकसान हो रहा है और बहुत बड़ी जो प्रोडक्शन होना चाहिए चीज़ों का, जो मानव समय है
वो वेस्टेज जो होता है वो नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए वो करेंगे ही। निश्चित रूप से न्यायपालिका को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और मॉनिटरिंग भी करनी चाहिए, सबसे बड़ी कहाँ क्या किया जा रहा है, कैसे हस्तक्षेप किया तो सरकार भी कर सकती है, लेकिन जब तक इसकी मॉनिटरिंग प्रॉपरली नहीं होगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी। जाए। आप सर एनवायरनमेंट, पर्यावरण से भी जुड़े हुए हैं, तो पर्यावरणविद होने के कारण आप ड्रेनेज सिस्टम में सबसे बड़ी कमी क्या देखते हैं? ड्रेनेज सिस्टम में जो बड़ी कमी है वो है कि जो चीज़ जिस तरह से होनी चाहिए, जैसे आपने तो बहुत जैसे- सारे एग्जाम्पल देखे होंगे। हाँ, हाँ। आप आगे भी बढ़ के आए होंगे लोगों के, भाई इस तरह से ये काम करो, क्योंकि समाज से सुधारक होने के अब नाते। जैसे कमियां, बहुत सारी कमियां हैं, उनमें से दो चार मैं आपको बताता हूँ। जी। जैसे सरकार के लेवल पे बताता हूँ जी पहले। जी जी। सरकार स्पीड ब्रेकर बना देती है, लेकिन उस स्पीड ब्रेकर बनाते समय वो ये नहीं देखती कि ये स्पीड ब्रेकर पानी ब्रेकर भी है। हाँ, उस दो एक तरफ जिस तरफ से पानी आ रहा है, उस तरफ अगर आपने आधा फुट का स्पीड ब्रेकर बनाया हुआ है तो वो आधा फुट तो पानी भर जाएगा। उसमें एक speed साइड में कट लगना चाहिए, दोनों जगह। वो नहीं लगाया जी जाता। जी जी। दूसरा पब्लिक के लेवल पे है कि आपने देखा होगा कि जयपुर में जितने भी 30 फुट 40 फुट की जो सड़कें हैं वो मात्र 10 फुट 12 फुट की रह गई है। हुआ क्या है कि लोगों ने अपने मकानों के आगे रैंप बना लिए। अतिक्रमण। जहाँ आपकी बिल्डिंग की बाउंड्री ख़त्म होती है, वहाँ सरकार के नियम के हिसाब से नाली होनी चाहिए थी, वो नाली आपने बंद कर दी। आपने रैंप भी बना दिया। अब वो रैंप क्या काम कर रहे हैं कि वो पानी के बैरियर बन रहे हैं। तो अब आपकी ये इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट इतना ही है कि सरकार उस रैंप को तोड़ती क्यों नहीं है भाई आदमी। लेकिन सरकार कहाँ जाएगी? आज उस व्यक्ति की नागरिक बोध नहीं होने की वजह से है ये सब। उसमें अगर नागरिक बोध होता तो वो रैंप बनाए। आप ठीक है, आप अपनी सुविधा के लिए रैंप बना रहे हैं, लेकिन आप उस रोड की बाउंड्री में क्यों बनाए? रोड की बाउंड्री में नहीं बनाना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने रैंप बना भी दिया तो उसके नीचे से कम नाली तो बना दे। नाली तो डैमेज नहीं करें, नाली को तो बंद नहीं करें, लेकिन ये हो रहा है। तो ऐसी ये चीज़ें हैं। ये कई बार क्या है कि आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो जैसे ये प्लास्टिक के ये सारे आते हैं, अब नाला जाम हो गया, पानी भर गया, तो यही फ्लडिंग का कारण बनती है। तो ड्रेनेज में जो सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं वो सरकार और नागरिक दोनों की तरफ से ही कमियों की वजह से है। तो ड्रेनेज में जो बड़ी कमी है वो आप इसको ये मान सकते हैं कि जो बैरियर, मानव निर्मित जो बैरियर बनाए हुए हैं ड्रेनेज सिस्टम में, वो नहीं होने चाहिए। एक बार और एक चीज़ सर हम और भी देखते हैं, जैसे आज सड़क बनी है और कल ही क्या है कि किसी को पानी सप्लाई लेनी है, वाटर सप्लाई के लिए अप्लाई करता है और उसको आकर के खड्डे को पूरी की पूरी सड़क को तोड़ दिया जाता है और वो फिर उतने वो गड्ढों को वो भरा नहीं जाता है और फिर जैसे ही गली का ड्रेनेज ब्लॉक हो जाती है तो उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, वही मक्खी मच्छर। तो ये सड़क तोड़ने वाली जो परंपरा है, अभी भी आपने देखा होगा कि पूरी जगह सड़कें जो हैं वो टूटी हुई होती हैं। हम नई नई सड़कें बनाते हैं और उसके कुछ दिन पश्चात ही वो सड़कें एकदम टूट जाती हैं और वहीं पे गड्ढे हो जाते हैं और वो पानी इकट्ठा हो जाता है। तो क्या ये मतलब इसको कैसे रोका जाएगा? ये बहुत पहले, क्या एक सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई पहले भी विचार आया था कि एक तरह से? नहीं, ये पश्चिमी देशों में जी क्या है कि वहाँ पर यूटिलिटी डक्ट एक अप्रोच है। तो वहाँ क्या होता है, एक तरफ यूटिलिटी डक्ट होता है, दूसरी तरफ ड्रेन होता है। तो यूटिलिटी डक्ट का जो बनाने का पर्पज़ यही है कि बार बार सड़क को नहीं तोड़ना पड़े। आप गैस लाइन वाले तोड़ते हैं सड़क को, जब मर्जी आए जब तोड़ देते हैं, फिर वो रिपेयर
का वो पैसा जो जेडीए में या आपके नगर निगम वगैरह में इनमें जो जमा कराते हैं, तो नगर निगम वगैरह वो भी कई महीनों बाद तो रिपेयर करते हैं। इस बीच में वो सड़क टूट चुकी होती है, डैमेज हो चुकी होती है, इस बीच में कई लोगों के एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। दूसरा, पानी की लाइन, तो इसमें क्या है कि जो केंद्रीय एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने और उसका एक इंचार्ज हो, जो मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो सकता है, वो एक इंचार्ज हो और पूरे साल का एक्शन प्लान बने। होता क्या है कि साहब हमारे बजट आ गया जी, हम तो अभी इसको खर्च करेंगे। ये दबाव जो सरकार द्वारा डाला जाता है ना, वो गलत है। बजट हो, लेकिन आप काम कब करो? नहीं, बजट है, बजट को क्या जब हम यूज़ कर रहे हैं और जैसे ही वो टूट जाता है फिर कहते हैं बजट नहीं है, तो क्या बजट का सदुपयोग करना सरकार की जिम्मेदारी? हाँ बिल्कुल, सरकार की जिम्मेदारी है कि भाई आज हम बजट का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ दिन के पश्चात हम दूसरा टेंडर देने वाले हैं पाइपलाइन का, तो वो फोड़ेगा। ये चीज़ दिमाग में नहीं आती उन लोगों के। हाँ, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन कमेटी जरूर हो, और कोऑर्डिनेशन कमेटी की जिम्मेदारी ये हो कि जो भी यूटिलिटी सर्विसेज वाले हैं, जैसे पीएचईडी है, आपके ड्रेनेज के लिए जो जिम्मेदार हैं नगर निगम, नगर पालिका वगैरह वगैरह, प्लस आपका डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, प्लस आपकी जो गैस लाइन डालने वाले हैं, आपके ये बीएसएनएल, एयरटेल, जियो वगैरह, ये जो कंपनियां हैं जो वो ये डालती हैं, केबल्स डालती हैं, इलेक्ट्रिकल आरएसईबी या इलेक्ट्रिकल जेबीवीएनएल जो हैं, यूटिलिटीज़ में यही चीज़ें आती हैं। इन सब के लिए अगर वैसे तो अगर डक्ट हो तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि उसमें क्या है कि आप एनी टाइम आप फिर वो आपके ये नहीं है साहब हमारे बजट आ गया, अब हम काम कैसे करें, हम तो सड़क तोड़ेंगे। तो वो अगर यूटिलिटी डक्ट हो जाता है तो फिर ये सब चीज़ें नहीं होंगी, और वो डक्ट इतना बड़ा हो कि उसमें से पानी की लाइन भी निकल जाए, आपके केबल्स आरएसईबी के जो मतलब फिलहाल बिजली के केबल हैं, टेलीफोन के केबल्स हैं, वो लाइनें सारी उसमें से निकल जाए। उसका नाम ही यूटिलिटी डक्ट इसीलिए रखा गया है। और ये अप्रोच इंडिया में होनी चाहिए, और मैं तो कहता हूँ कि हर जो नई कॉलोनी गवर्नमेंट सैंक्शन करती है या गवर्नमेंट इटसेल्फ बनाती है, उसमें दिस शुड बी कंपलसरी। नहीं, कोऑर्डिनेशन जो कमेटी है उसको इस तरह की चीज़ों पर विचार करके सुझाव भी देना चाहिए। बिल्कुल देने चाहिए, पब्लिक को देना चाहिए, गवर्नमेंट को भी देना चाहिए कि इस तरह की नई क्योंकि नई इन्वेंशन होगी इस चीज़ में, तो क्या है कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। बिल्कुल। देखो सर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो है जिसमें कम खर्च में आप ज़्यादा डेवलप, लगातार बरकरार। अगर आप एक बार आपने रोड बना दी तो कम से कम वो 5 साल 10 साल वो चलनी चाहिए, 10 साल तक डैमेज नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि कई बार क्या होता है कि आप रोड डैमेज तो हुई है एक थोड़ी सी जगह पर, और आएगी गवर्नमेंट करेगी पेवर, पूरे रोड पे पेवर कर देती है, तो उस अप्रोच से बचना चाहिए। दूसरा, जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो हो रही है, शायद उसमें गवर्नमेंट ने कुछ कॉग्निजेंस भी दिया है, और शायद इस पे काम भी अभी जो काम चल रहे हैं उनमें ये अप्रोच चल रही है। वो ये है कि रोड के पेवर पे पेवर लेयर कर देते हैं, तो रोड तो हो जाती है ऊंची, मकान रह जाते हैं नीचे, और मकानों में फ्लैटिंग होती है। इसके लिए जिम्मेदार कौन? तो वो तो इसके लिए तो गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट को, लेकिन अब शायद जैसा मैंने सुना है, जैसा मुझे ध्यान में आया है, शायद अब गवर्नमेंट ने इस मामले में कॉग्निजेंस लिया है, और अब शायद रोड लेवल को फिक्स ही रखा जाएगा। हाँ, तो सर ये ड्रेनेज सिस्टम और एनवायरनमेंट में आपस में दोनों में क्या समझ रहे हैं? ड्रेनेज एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। एनवायरनमेंट क्या है कि जो आपके चारों तरफ है, दैट इज़ एनवायरनमेंट। अब जैसे मैं आपको ड्रेनेज का अब थोड़े से ब्रॉडर सेंस में अगर जाते हैं, तो पहाड़ों से जो ड्रेनेज होता है या नदियों से वो ड्रेनेज होता है,
तो अगर पहाड़ों पे पेड़ लगे हुए हैं तो पेड़ों की जड़ें चारों तरफ मिट्टी होगी, उनके पेड़ उखड़ेगा नहीं, तो वो मिट्टी है वो पानी को रोकेगी। और अगर आपने पेड़ काट दिया तो वो पानी तेजी से बह के आएगा और कटाव भी करेगा। इसका आपको उदाहरण देख सकते हैं, ये जो भट्टा बस्ती एरिया है उस एरिया में अगर वृक्षारोपण पर्याप्त रूप से होता तो शायद इतना कटाव नहीं होता। अच्छा, तो वृक्षारोपण पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट है, जरूरी है वो भी। वृक्षारोपण। और इम्पोर्टेंट है। फॉरेस्ट में भी, जैसे जंगल में भी आपको जितना ज़्यादा वृक्षारोपण होगा उतना ही पानी वो पेड़ रिटेन करेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ड्रेनेज की, वो तो हमें ही करना पड़ेगा। हाँ, वो हमें इसके लिए आप चलते चलते आम जनता को यानी पब्लिक को और सरकार को ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए, सही व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या कहना चाहेंगे? इसमें क्या है कि जनता को भी पूरा सहयोग करना चाहिए कि कोई भी वेस्ट जो है उसकी जो डेडिकेटेड जगह पर उसको डिस्पोज करना है, उसको डेडिकेटेड जगह पे जनता वेस्ट को डेडिकेटेड जगह पे ही डाले। दूसरा ये है कि कहीं भी जो पानी का बहाव है उसमें कोई बाधा नहीं हो, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करे। जैसे आपने रैंप बना दिया या आपने नाली कवर कर दी या आपने कोई बोतल डाल दी, कोई कचरा डाल दिया आपने, तो वो ड्रेनेज सिस्टम रुक गया तो वो नुकसान हो जाएगा। तो ये तो मतलब जनता का ये है कि जागरूकता रहे। प्लस कभी जनता, कई बार क्या होता है कि बहुत हैवी रेन हो जाती है, तो ऐसे में जनता का ये कर्तव्य भी होता है कि वो सरकार को सूचित करे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी बरसा है और इस तरह से फ्लडिंग हो रही है, कोई दुर्घटना होने की संभावना है। तो ऐसे में सरकार को उसको सूचित भी करना चाहिए। अब सरकार के पार्ट पे अगर आते हैं तो सरकार को ऐसी स्थिति में जब उनको सूचना मिल गई तो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, पहले से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम बरसात विशेष रूप से बरसात के सीज़न में पूरी तरह सरकार को एक जो है उस मोड में रहना चाहिए, एक्टिव मोड में रहना चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट मोड में रहना चाहिए। और सरकार को प्रॉपर ड्रेनेज की टाइम पर क्लीनिंग हो, वो सरकार को टाइम पर क्लीनिंग होनी चाहिए। प्लस रिपेयरिंग, अपने यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है वो मेंटेनेंस नहीं करना। कंस्ट्रक्शन के लिए तो सब तैयार रहते हैं, आप कहीं भी देख लो कंस्ट्रक्शन सब करने को तैयार रहते हैं सारे डिपार्टमेंट, लेकिन मेंटेनेंस जहाँ आता है वहाँ पर मेंटेनेंस को तैयार। तो मेरा मानना ये है कि मेंटेनेंस पे बजट ज़्यादा अलोकेट होना चाहिए बजाय कंस्ट्रक्शन के। कई जगह कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता भी नहीं होती है तो भी कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो ये सरकार की और नागरिकों की दोनों की बिल्कुल इसमें समान रूप से है। तो दोस्तों, आज हमने ड्रेनेज सिस्टम पे बात की, जिसमें कुल निकलकर मामला निष्कर्ष यही पहुंचता है कि सरकार की जिम्मेदारी भी है और पब्लिक की जिम्मेदारी भी है। दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही ड्रेनेज सिस्टम सही होगा। सरकार पारदर्शित यानी ट्रांसपेरेंस होनी चाहिए उसके कार्य में, किसी तरह की भ्रष्टाचारी नहीं होनी चाहिए। पब्लिक को भी जहाँ लगे कि इस तरह से यहाँ पे समस्याएं उत्पन्न हो रही है, पानी इकट्ठा हो रहा है, वो पब्लिक उस सरकार को इन्फॉर्म करे या लोकल स्तर पर जहाँ पर भी इसकी सूचना देनी है वहाँ सूचना देनी चाहिए। और खुद भी ध्यान रखना चाहिए कि सही तरीके से हमें पानी का इस्तेमाल कैसे करना है। और ड्रेनेज सिस्टम में कहीं ब्लॉकेज होता है तो वो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सरकार को सूचित करें या संबंधित विभाग को इसके बारे में जानकारी दें, ताकि समय से पहले बारिश आने से, क्योंकि प्रकृति है वो रुकती नहीं है और प्रकृति का जो पानी है अगर ज़्यादा आ जाएगा, डिले हो जाएगी तो आम पब्लिक को नुकसान होगा। इसलिए दोनों की ये जिम्मेदारी बनती है पारस्परिक, सरकार भी सजग हो और हम सभी पब्लिक वाले यानी हम सभी पब्लिक जो आम नागरिक हैं वो भी सजग हो, तभी ड्रेनेज सिस्टम
सुचारू रूप से आगे बढ़ पाएगा और सही सतत विकास होगा हमारे देश का। आज हमने इस पे चर्चा की। आज इतना ही। करणी प्रताप जी आज हमारे बीच में हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।